हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो अभी मैं क्वेश्चन गो थ्रू कर रहा था तो मुझे एक पैटर्न दिखा। सीएससी 2024 में भी यही सवाल, ठीक? सीएससी 2024 में भी यही सवाल है, सीएपीएफ 2024 में भी इस टाइप का सवाल है और उसके बाद हम देख रहे हैं ना, एनडीए 2024 में भी एक ही टाइप का सवाल है। इस सवाल से क्या डिनोट होता है? यहाँ देखो, वेयर इज द लार्जेस्ट कोरियोलिस फोर्स। उसके बाद क्या है, किस टाइप की विंड की बात हो रहा है अपर लेवल पे। और इसके बाद बोल रहा है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स का कॉन्सेप्ट है, यानी जियोस्ट्रॉफिक विंड का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा कोरियोलिस फोर्स जो है वो कहाँ होता है ज़्यादा। मतलब एक पेपर है ना, ध्यान से सुनना, एक ही पेपर है, यूपीएससी पेपर करा रही है, वही किसका पेपर कराती है, सीएससी का पेपर करा रही है। वही आपका क्या करा रही है सर, वही सीएपीएफ भी करा रही है, वही एनडीए भी करा रही है और वही सीडीएस भी करा रही है। अगर सीडीएस में नहीं आया तो सीएससी में आया, सीएपीएफ में आया, एनडीए में आया, एक ही टॉपिक जो है वो कई जगह रिपीट हुआ है। इस बात से आप क्या समझते हैं? इस बात से आपको ये समझ में आना चाहिए कि थीम फॉलो किया जा रहा है। जो बात मैं पहले आज से 2 साल साल भर पहले बोला करता था कि थीम सर फॉलो किया जाता है और थीम आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले थीम आपने आइडेंटिफाई करी, क्या? कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स जब आइडेंटिफाई कर लिया तो यहीं से आता है अपर एटमॉस्फेयर फिनोमिना। अपर एटमॉस्फेरिक फिनोमिना जब आता है तो यहीं से आता है आपके पास जेट स्ट्रीम। और जेट स्ट्रीम समझ में आता है तो यहीं पे आता है आपका जियोस्ट्रॉफिक विंड। और जियोस्ट्रॉफिक विंड कोई नहीं पढ़ाता है, एनसीईआरटी में इतना छोटा सा बॉक्स बना के दे दिया है। तो हम इसको समझेंगे डिटेल में, एक्चुअली होता क्या है और ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले आपके पास है कि कोरियोलिस फोर्स कहाँ ज्यादा होता है। इट इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। इट इज मैक्सिमम एट द पोल एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। तो सीधा सवाल है आपके पास। तो सबसे पहली बात, तो सर कोरियोलिस फोर्स होता क्या है? सबसे पहला यही चीज, सर कोरियोलिस फोर्स जो है ये किस आदमी का नाम है या कौन सा ऐसा फोर्स है जिसको कोरियोलिस फोर्स बोला जाता है। तो सिंपल सी बात है, कोरियोलिस फोर्स का डेफिनेशन आ जाए कि व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ कोरियोलिस फोर्स। और ऑप्शन में रहे क्या? ऑप्शन में रहे डिफ्लेक्शन ऑफ विंड। तो इस बात को आंख बंद करके टिक कर दीजिएगा, डिफ्लेक्शन ऑफ विंड इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स। बस ये बात आपको याद होना चाहिए कि डिफ्लेक्शन ऑफ विंड जो होता है, विंड का घूमना, हवा का घूमना, ये डिपेंड करता है कोरियोलिस फोर्स को। या ऐसे कहें, हवा का घूमना ही क्या है, कोरियोलिस फोर्स है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको कुछ बना के समझाता हूँ कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। मान लीजिए ये है अपना अर्थ, ठीक है। और यह इधर भी है इक्वेटर, इधर भी है पोल, यहाँ भी पोल है। अब मान लीजिए, ठीक है, अब एक चीज देखिएगा कि अर्थ जो है वो कैसे रोटेट करती है सर। सबसे पहली बात, अर्थ जो है वो रोटेट कैसे करती है? वे करती है वेस्ट से लेके ईस्ट तक, ठीक। वेस्ट से ईस्ट यानी कैसे चलता होगा? ऐसे चलता होगा, ऐसे। यानी ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? ये हो गया एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। इसी को एग्जाम में पिछले बार पूछा था, काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये बात लिखते चलिएगा जो जो मैं बता रहा हूँ, काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉक वाइज का उल्टा जो होता है एंटी क्लॉक वाइज या काउंटर क्लॉक वाइज होता है। ठीक है, अब एक चीज बताइएगा कि ये है अपना क्या, ये है पोल। एक मिनट, ये क्या है? ये है पोल, सॉरी ये है इक्वेटर और ये है पोल। तो सबसे ज्यादा रोटेशनल स्पीड अर्थ की कहाँ होगी? अगर पूछा जाए आपसे कि रोटेशनल स्पीड जो है वो अर्थ की कहाँ होगी, रोटेशनल स्पीड, तो ऑब्वियसली आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे सर इक्वेटर। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे ज्यादा दूरी तय करना है, इक्वेटर पे जो है वो ज्यादा दूरी तय करना है, इसलिए जो होगा रोटेशनल स्पीड अर्थ की सबसे ज्यादा कहाँ होगी? तो रोटेशनल स्पीड अर्थ की जो सबसे ज्यादा होगी वो इक्वेटर पे होगी। और मिनिमम कहाँ होगी? तो वो होगी पोल पे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि लंबा सर्कल जो है वो इक्वेटर पर तय करना होता है, इसलिए। चलिए, अब एक चीज देखिएगा, अब एक बात को समझिएगा। अगर मैं यहाँ हूँ, ठीक, अगर कोई व्यक्ति यहाँ है, अगर मैं उसको कोई बॉल यहाँ फेंकता हूँ, तो मैं कहाँ आ गया अचानक? तब तक यहाँ मैं आ गया और ये बॉल यहाँ जानी चाहिए, लेकिन ये बॉल फिर भी यहाँ जाती है। क्यों? इक्वेटर। ये आता है कोरियोलिस फोर्स का कॉन्सेप्ट। समझ में आई बात? तो चलिए कोरियोलिस फोर्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं पहले। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? तो फिर से अपना अर्थ बना लिया और अर्थ बनाने के बाद से ये अपना हो गया क्या? ये हो गया इक्वेटर। ठीक है सर, इक्वेटर हो गया। अब यहाँ हो गया क्या? पोल। सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ तय करनी होती है? इस पे। इसलिए जो कोरियोलिस फोर्स होता है, इसलिए जो होता है, जब सबसे ज़्यादा दूरी यहाँ तय करनी होती है,
क्यों? इसीलिए रोटेशनल स्पीड जो होता है, रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ, ये बात याद रखिएगा, रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ जो होता है सबसे ज़्यादा होता है कहाँ? एट इक्वेटर। ठीक, अब देखिए, इधर वी हैव 0 डिग्री और यहाँ हमारे पास है मान लीजिए सपोज 10 डिग्री, और यहाँ पे है अपने पास सपोज 60 डिग्री। ठीक है, अब एक बात बताइए, मुझे जो है, मुझे यहाँ से यहाँ तक क्या कुछ कोरियोलिस फोर्स फील होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दूरी जो है वो कम है। लेकिन यहाँ से यहाँ कोरियोलिस फोर्स फील होगा? यस, बिल्कुल, क्योंकि दूरी जो है वो यहाँ ज़्यादा है। यानी दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, कोरियोलिस फोर्स का डिफ्लेक्शन बढ़ता जाता है और हमें ये फील होता रहता है। इसीलिए इसीलिए बोला जाता है इक्वेटर पे अपने पास जो है, इक्वेटर पे, ठीक है, इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स जो होता है, एक मिनट, इक्वेटर पे जो कोरियोलिस फोर्स होता है, कोरियोलिस फोर्स, वो क्या होता है? 0 होता है। और पोल पे जो होता है क्या होता है? पोल पे होता है मैक्सिमम। और पोल पे मैक्सिमम के बाद पूछा जाए मिनिमम कहाँ होता है, तो मिनिमम आप बोलेंगे कहाँ होता है सर? मिनिमम होता है अपना इक्वेटोरियल रीजन में। ये बात ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, इक्वेटोरियल रीजन में। अब ऐसे हो जाए कि कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम कहाँ होता है? पोल पर। मिनिमम कहाँ होता है? इक्वेटोरियल रीजन पे। और जीरो कहाँ होता है? इक्वेटर पे। इस बात को ध्यान रखिएगा। यही कारण है, यही कारण है कि इक्वेटर पे कोई भी साइक्लोन नहीं आता है। साइक्लोन इक्वेटर पर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अब आइए साइक्लोन के बारे में थोड़ा सा एक चीज बता दूं क्यों नहीं आता है। यह है लो प्रेशर एरिया। हवा यहाँ से भी आ रही है हाई प्रेशर से, हवा यहाँ से भी आ रही है, हवा यहाँ से भी आ रही है, और हवा यहाँ से भी आ रही है। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स क्या करेगा? अब हम बात कहाँ की कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नदर्न हेमिस्फीयर की। नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो इसको इस तरफ घुमा देगा, इस तरफ, और ऐसे ही इधर जो है इधर राइट घुमा देगा। उसके बाद इसको कहाँ घुमा देगा? इसको भी इस तरफ घुमा देगा। और इसको कहाँ घुमा देगा? इसको भी इस तरफ घुमा देगा। नदर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन कैसा होता है? राइट होता है। और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा होता है? लेफ्ट होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट क्या होगा? इसका राइट ये ऊपर की तरफ। इसका राइट क्या होगा? आप ऐसे देख रहे हैं, ये हो गया। इसका राइट ये हो गया और इसका राइट ये हो गया। अब इसको मिलाएंगे, जब आप इसको मिलाएंगे तो कैसा बनेगा? ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे ही तो बना प्रभु मेरे। बात समझ में आई? और ये बना ही नहीं। जब ये बना ही नहीं मतलब ये घुमा ही नहीं। जैसे लो प्रेशर कंडीशन है, इक्वेटर की बात कर रहा हूं मैं, तो ये ऐसे चीजें हैं। इक्वेटर पे जीरो है, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, और ये ऐसा कुछ बना ही नहीं, तो ये ऊपर उठा नहीं, ऊपर उठा ही नहीं, तो साइक्लोन बना ही नहीं। बात खत्म। यानी इक्वेटर पे साइक्लोन नहीं आते हैं। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है कोरियोलिस फोर्स ही जीरो होता है, और पोल पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है। बात समझ में आ गई? कोरियोलिस फोर्स की कहानी इतनी है। कोरियोलिस फोर्स जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? बढ़ता जाता है, जो मैंने 0 डिग्री, 10 डिग्री और 60 डिग्री का एग्जाम्पल देकर बता दिया है। जैसे अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है कोरियोलिस फोर्स के बारे में? इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। सबसे पहली बात, जब विंड की वेलोसिटी ज्यादा होती है, डेफिनेशन से ही समझ में आता है, डिफ्लेक्शन ऑफ विंड। अगर विंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो कोरियोलिस फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, विंड की वेलोसिटी कम होगी तो कोरियोलिस फोर्स कम होगा। पहली बात, इट इज मैक्सिमम एट पोल एंड एब्सेंट एट इक्वेटर, मतलब जीरो होता है इक्वेटर पर और मिनिमम होता है इक्वेटोरियल रीजन पे। इसकी दोनों बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये है सीएससी 2024 का क्वेश्चन। अब आइए, ये है एनडीए 2024 का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? वेयर इज द कोरियोलिस ऑफ इफेक्ट द लार्जेस्ट? लार्जेस्ट कहाँ होता है? क्या नॉर्थ पोल पे होगा? क्या टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और कैंसर पे होगा? क्या 45 डिग्री लैटिट्यूड इन ईच हेमिस्फीयर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। किस में बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं आपको ये समझना चाहता हूँ कि बताइए आप क्या जानते हैं इससे। ठीक है, आसान सा सवाल है, समझिएगा ध्यान से सुन के। वेयर इज द कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट द लार्जेस्ट? सबसे ज्यादा कोरियोलिस फोर्स लार्जेस्ट कहाँ इफेक्ट करती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन सीएपीएफ 2024 में आया था, जियोस्ट्रॉफिक विंड पर रिलेटेड। जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होता है? जैसे समझ लीजिए, दे ऑकर एट अपर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अपर लेवल फिनोमिना होता है, या आपको इसको कह सकते हैं कि अपर एयर फिनोमिना होता है। ठीक, दे आर सब्जेक्टेड टू टू फोर्स। ये दो फोर्स से मिलकर बना होता है। एक होता है पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और दूसरा होता है कोरियोलिस फोर्स। एकदम एनसीईआरटी का सीधा सीधा लाइन उठा के दे दिया है। व्हेन द फोर्स बैलेंस एयर मूव्स एट राइट एंगल टू द प्रेशर ग्रेडियंट पैरेलल टू द आइसोबार। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब आइए कोरियोलिस फोर्स के बारे में मैं आपको
बताने वाला हूं, और ध्यान से इसको समझिएगा जियोस्ट्रॉफिक विंड होता क्या है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे हेडले, फेरेड और ये सब सेल के बारे में। चलिए, सबसे पहले आपको पता है ये है इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो एयर होता है वो क्या होता है, एयर जो होता है अपलिफ्ट करता है, ऊपर उठता है। जब हवा ऊपर उठता है तो यहाँ लो प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा, ऑब्वियसली यस। ठीक है, लोअर, जब हवा ऊपर उठने लगा तो हवा जो है धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, हवा ऊपर उठ गया। हवा जब ऊपर उठा तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ठंडा हुआ कि नहीं हुआ, ठंडा हुआ। ठंडा हुआ और उसके बाद इसका डायरेक्शन जो है इस तरफ हो जाता है। अब यहाँ से जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे वहां धीरे धीरे एयर जो होता है वो ठंडा होने लगता है। और जैसे जैसे एयर ठंडा, मतलब इसके कंपैरिजन में बात हो रहा है, यहाँ के और यहाँ के कंपैरिजन में। यहाँ यहाँ जो है हवा गर्म है, यहाँ जो है ठंडा है। यहाँ जब ठंडा हो गया तो हवा जो होता है धीरे 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 डिसेंड करने लगती है। ये बनता है आपका हेडलेस हिल। अब आइए दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या है, पोल है इधर, इधर पोल है। पोल पे ठंडा होता है तो हवा जो है डिसेंड करती है, यानी हाई प्रेशर होता है। हवा जैसे जैसे डिसेंड करती है उसके बाद ये इधर से बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे, अब देखिए यहाँ हवा ठंडा था, यहाँ थोड़ा सा ऑब्वियसली इसके रिस्पेक्ट में हवा गर्म हुई कि नहीं हुई, बताओ। इसके रिस्पेक्ट में अगर मान लो ये ए है और ये बी है, यहाँ पे हवा ठंडा है, लेकिन ये इक्वेटर के पास आ रहा है ना, इक्वेटर के पास आ रहा है तो ये थोड़ा गर्म तो होगा ना इससे। इससे अगर थोड़ा गर्म होगा तो ये क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। ये बात ऊपर उठ जाएगी। अब ऊपर उठा गया, ऊपर उठ गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इस वाले को क्या बोला जाता है, पोलार सेल बोला जाता है। बात समझ में आ गई। अब एक चीज देखिए, अब एक चीज देखिए यहाँ से, यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या बन गया, इसको मैं मिटा दूं थोड़ा सा पहले। ठीक है सर। अब एक चीज देखिए, यहाँ बन गया लो प्रेशर और यहाँ बन गया क्या, हाई प्रेशर। और यहाँ पोल पे क्या था, हाई प्रेशर था। और यहाँ से ऊपर उठ रहा हवा, यहाँ इसका मतलब क्या है, ये है लो प्रेशर। और ये लो प्रेशर हो गया और ये हो गया हाई प्रेशर। हवा कैसे चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, ये थोड़ा सेल मैंने बड़ा बना दिया। अब जैसे जैसे ये ऊपर उठ रही है यहाँ धीरे धीरे क्या होगी, राइज करेगी। और राइज करने के बाद ये फिर ऐसे ऐसे ये सब चीजें चलने लगेंगी। ये हो गया आपका कौन सा सेल, फेरल सेल। ठीक, फेरल सेल हो गया, हेडलेस सेल हो गया, पोलार सेल। मैंने सेल आपको समझा दिया कैसे बनता है। अब एक चीज देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ देख रहे हैं हवा इधर भी डिसेंड कर रही है, नीचे जा रही है, इधर भी डिसेंड कर रही है। सवाल ये है कि ये दोनों हवा जो है आपस में मर्ज क्यों नहीं हो जाती, ये दोनों हवा आपस में मर्ज क्यों नहीं हो जाती। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दोनों हवा का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अलग अलग है। ये हवा कैरेक्टरिस्टिक अलग रखती हैं, ये हवा कैरेक्टरिस्टिक अलग रखती हैं, इसलिए दोनों मर्ज नहीं होती हैं। अब ये दोनों मर्ज जब नहीं होती हैं, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक एयर मास फंस जाता है। इन दोनों के बीच एयर मास फंस जाता है, तो मैं जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अब अगर पूछा जाए ये ए है और ये बी है, कहाँ पर जो है वो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो यहाँ आप बोलेंगे सर ये तो हवा गर्म है, पोलर, क्योंकि इक्वेटर के पास है। और ये ठंड जो है वो ठंडा है क्योंकि पोल के पास है। यानी आप इसको लिख सकते हैं कोल्ड हवा। ठीक है, ये बी मान लो बना दिया मैंने। और ये भी डिसेंड कर रही थी ना, ये क्या हो गया, कोल्ड हो गया। लेकिन एक बात का ध्यान रख रहे हैं, ये जो कोल्ड और वार्म है ये यहाँ का है, अपर एयर में कुछ और ही हो रहा है। अपर एयर में क्या हो रहा है, कुछ और ही हो रहा है। कैसे, अपर एयर मान लीजिए ये ए है और ये है बी। ठीक है, हवा ऐसे ऐसे ऊपर उठा, यहाँ से ऊपर उठा, यहाँ ऊपर उठा तो ये क्या बन गया, यहाँ हाई प्रेशर बना कि नहीं बना, हवा ऊपर आ गई, हवा हाई प्रेशर बन गया। अब यहाँ बी के कंडीशन में देखिए हवा नीचे आ रही है, हवा जो है वो नीचे आ रही है, तो यहाँ बी के कंडीशन में लो प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा, यार लो प्रेशर बनेगा ना। हवा नीचे आ गई तो लो प्रेशर बन गया, हवा ऊपर चली गई तो हाई प्रेशर बन गया। यानी कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि हाई प्रेशर यहाँ बनेगा और लो प्रेशर यहाँ बनेगा। ठीक है, लेकिन ये वाली बात आपकी गलत नहीं थी, लेकिन ये बात यहाँ के लिए थी, यानी नीचे की बात हो रही है, लेकिन अपर एयर में कुछ और ही चल रहा है। इसको हम काट के कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ काटेंगे। ये बात नीचे की है लेकिन हम ऊपर की बात कर रहे हैं। ऊपर यहाँ बन जाएगा हाई प्रेशर और यहाँ बन जाएगा लो प्रेशर, और हवा जो है वो ऐसे चलने लगेगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए, अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई, उसके बाद चीजें क्या होती हैं उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये जो है आप ऐसे चल रहा था, एयर मास यहाँ फंस गया, एयर मास यहाँ फंस गया। ठीक है, अब ये धीरे धीरे क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बना दिया
ये अर्थ, और आप प्रेशर बेल्ट वगैरह जानते ही होंगे। तो हवा जो है कैसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ठीक है। अब देखिए दो चीज, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, मैं बनाता हूं दो लाइन, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पास जो है 1024 MB का प्रेशर यहां पर लगता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, जहां प्रेशर सेम होता है उसको क्या बोला जाता है, आइसो बार बोला जाता है, ठीक है। जहां प्रेशर सेम होता है उसको आइसो बार बोला जाता है। हमने एक लाइन मान लिया, इसका जो है प्रेशर 1024 आइसो बार है, 1024 मिली बार है, जिसको एक आइसो बार बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए हमने 2048 2048 MB का एक आइसोबार यहाँ मिल गया। इन दोनों आइसोबार में जो है प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, ज्यादा है। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है सर, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है दो आइसोबार के बीच में गैप, ठीक है। अब जैसे मान लो ये अपने पास है कितना 80 और ये है अपने पास 70, इन दोनों के बीच में जो पीजीएफ है क्या है, पीजीएफ जो है ज्यादा है कि कम है, बिल्कुल 10 तो अंतर है ना, ठीक है। अब एक चीज बताइएगा, फिर से मैं समझाता हूँ एक बात को, इस बात को ध्यान से समझिएगा, ये बात आपको नहीं कोई बताएगा। ये दो आइसोबार हैं, दो आइसोबार के बीच में जो हवा है तो ऐसे जा रही है, ठीक है। हवा जो है ऐसे निकल रही है, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये है आपके पास मान लीजिए 80 आइसोबार, 80 मिली बार, और ये कितना है 70 मिली बार है। इन दोनों के बीच में हवा तेज चलेगी कि नहीं चलेगी, ऑब्वियसली यस चलेगी। अब दूसरा देखिए कंडीशन, यही दो कंडीशन फिर मैं बनाता हूँ। यहाँ पे है 80 MB का प्रेशर और यहाँ पे है 70 MB का प्रेशर, इन दोनों के बीच हवा तेज चलेगी कि नहीं चलेगी, ऑब्वियसली यस चलेगी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये है केस वन और ये है केस टू, इन दोनों में सबसे तेज हवा कहाँ चलेगी बताइए। तुरंत वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। तो आप बताएंगे सर बी पर, क्यों, बी पर दूरी जो है वो कम है, और जब दूरी कम होती है हवा तेज चलती है, ठीक है। और यहाँ दूरी जो है ज्यादा है, हवा जो है थक थक जाती है जाते जाते। जैसे मुझे कहा जाए कि 1 किलोमीटर दौड़ो तो मैं आराम से तेजी से दौड़ लूंगा, मुझे कहा जाए उसी पेस से आप 2 किलोमीटर दौड़ो तो मेरी हालत हो जाएगी खराब, ठीक है। तो वही कहानी है, यहाँ से जाते जाते यहाँ स्लो हो जाएगी, लेकिन ये तेज है हवा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो फिर ये बात भी आपको समझ में आ ही जाएगी। जैसे मैं अगर आपको लिखना चाहूँ कि देखिए ये क्या है, ये मान लीजिए ये है 80 आइसोबार 80 MB का प्रेशर और ये है 70 MB का प्रेशर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो इसके बीच में हवा ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे ही तो लग रहा है, पीजीएफ ऐसे ही तो लग रहा है भाई। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर, यानी हवा को किस तरफ ले जाया जा रहा है, हवा को जो है वो यहाँ से ले जाते हैं इस तरफ, यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ठीक है। अब बताइए हवा जो है ऊपर की तरफ जा रही है, नॉर्थ हेमिस्फीयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इस तरफ लग रहा है, हवा जो है आपका इस तरफ जा रही है। फिर से ध्यान से समझिएगा, जो पीजीएफ है वो आपका ऐसे काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ 512 MB का प्रेशर है, यहाँ 508 MB का प्रेशर है, ठीक है। तो हवा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऐसे काम करेगा। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स मतलब दो आइसोबार के बीच में अंतर प्रेशर का, उसको प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बोला जाता है। अब क्या होता है कि अब यार ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से नहीं सुनेंगे तो भूल जाएंगे, और एक बार में नहीं आएगा, दो बार वीडियो को देखिएगा। अब ये हवा जो है यहाँ से ऐसे जा रही है, और हवा जब ऐसे जाती है तो कोरियोलिस फोर्स ऐसे काम करता है, यानी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का अंतर होता है। कभी भी एक हवा जा रही है तो हवा जो है कोरियोलिस फोर्स ऐसे काम करता है, और इनके बीच का 90 डिग्री का अंतर होता है। जैसे मैं आपको बना के समझाऊं तो ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। ये हवा ऐसे बह रही है और प्रेशर ग्रेडियंट इसको इस तरफ खींचता है, तो हवा कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक। इसके बाद फिर हवा प्रेशर ग्रेडियंट इस तरफ, प्रेशर ग्रेडियंट इस तरफ लगता है, और ये जो इस तरफ लगता है तो फिर हवा इस तरफ जाएगी। समझ में आ रही बात। तो कभी भी हवा जब बहती है तो ये जो है ये ऐसे कोरियोलिस फोर्स इस तरफ काम करता है, तो हवा इस तरफ हो जाती है, बस ये डिफ्लेक्शन ऐसे होता है। तो फिर वही कहानी, अब धीरे धीरे क्या है, अब देखो हवा फिर ऐसे हो गई, तो अब जो सीएफ हो गया ऐसे हो गया, क्यों, 90 डिग्री पे होना चाहिए। यानी मैं आपको बना के समझाऊं तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ में आ जाएगा, आपको फोटो में आपको नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए हवा ऐसे चली और इधर लग गया अपना कोरियोलिस फोर्स, तो हवा कैसे हो गई, ऐसे हो गई, ठीक है। अब यहाँ भी 90 डिग्री पे लगेगा, 90 डिग्री ये एंगल, तो 90 डिग्री पे लगेगा तो हवा फिर ऐसे हो जाएगी। फिर यहाँ 90 डिग्री पे लगेगा, फिर हवा थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी। फिर यहाँ 90 डिग्री पे लगेगा, 90 डिग्री ऐसे नहीं बनेगा, 90 डिग्री ऐसे बनेगा, हवा फिर ऐसे हो जाएगी और 90 डिग्री ऐसे हो जाएगा। 90 डिग्री जब नीचे हो जाएगा और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऊपर काम कर रहा है, जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स
और कोरियोलिस फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, या इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का अंतर हो जाता है, या एक दूसरे को ये बैलेंस करने लगते हैं, ठीक है। ये हवा, और ये क्या है, एक मिनट, ये हो गया पीजीएफ, और ये क्या हो गया आपका कोरियोलिस फोर्स। ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ खींच रहा है, एक दूसरे तरफ खींचता है, एक जैसे एक नॉर्थ की तरफ आपको खींच रहा है एक हाथ पकड़ के, एक साउथ की तरफ खींच रहा है। तो क्या है, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जब जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कोरियोलिस फोर्स को एक दूसरे के बैलेंस करने लगेगा, तो जो हवा बहती है, इसी को जियोस्ट्रॉफिक विंड बोला जाता है। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ क्या हुआ, ऐसे हवा चल रही थी, कोरियोलिस फोर्स ऐसे लग रहा था, और ये डिफ्लेक्ट हो गई हवा, कोरियोलिस फोर्स ऐसे हो गया, फिर और जैसे डिफ्लेक्ट हुई कोरियोलिस फोर्स और ऐसे हो गया, और एक बार आया कि ऐसे हवा हो गई, कोरियोलिस फोर्स ऐसे हो गया, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऐसा हो गया। अब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है कोरियोलिस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जब कोरियोलिस फोर्स को बैलेंस करने लगता है, तो जो हवा चलती है, इसको जियोस्ट्रॉफिक विंड का नाम दिया जाता है। और जेट स्ट्रीम भी ऐसा ही कुछ फिनोमिना है, जो हम अगले वीडियो में समझ लेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में डिटेल में। अब एक चीज देखिएगा, अब यहाँ जो है वो 500 एमबी का प्रेशर है, यहाँ 504 एमबी का प्रेशर है। अब मियांडरिंग हो जरूरी नहीं है, ऐसा मियांडरिंग हो भी सकती है। फिर से मैं समझाता हूँ आपको, फिर से मैं इसको इरेज करूँ और अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। ये मान लीजिए एक प्रेशर जोन है, एक आइसोबार है, एक आइसोबार ये है। हवा जो है ऐसे चल रही है, तो हवा जो है कभी कभी जो होती है ऐसे चलने लगती है। ये मियांडरिंग क्यों होता है, प्रेशर की वजह से। जो प्रेशर मान लो यहाँ है, यहाँ अलग प्रेशर है, प्रेशर हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ हवा आते जाते रहती है, तो ये मियांडरिंग होता रहता है। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है आपका ओमेगा ब्लॉक का, जो हम आगे समझ लेंगे। ओमेगा ब्लॉक होता क्या है, हवा का एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, ओमेगा ब्लॉक कॉन्सेप्ट आता है। जेट स्ट्रीम में आराम से समझेंगे। अभी अपना मेन मोटिव क्या था, जियोस्ट्रॉफिक विंड को समझना। एक बार मैं फिर से जियोस्ट्रॉफिक विंड को फिर से समझाना चाहता हूँ, ठीक। देखिएगा, फिर से लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, इसके बाद नहीं समझाऊंगा। ये है आपके पास, मान लीजिए 1000 एमबी का प्रेशर, आइसोबार एक है। आइसोबार मतलब जहां प्रेशर कांस्टेंट होता है। एक मान लीजिए हमने बना दिया इधर 900 एमबी का प्रेशर, ठीक है। और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कैसे लगेगा सर, ऑब्वियसली यस ऐसे ही लगेगा। क्यों, क्योंकि 1000 से 900 की तरफ पीजीएफ लगेगा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स मतलब दो प्रेशर के बीच में जो है डिफरेंस की बात हो रही है। अब तो आसानी से लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। तो हवा कैसे चलेगी, हवा जो है ऐसे चलेगी, ठीक है। हवा ऐसे चल रही है, हवा ऐसे चलेगी, तो कोरियोलिस फोर्स हमेशा 90 डिग्री पे काम करता है। कोरियोलिस फोर्स जब 90 डिग्री पे काम करेगा, तो हवा कैसे हो जाएगी, थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। जब हवा थोड़ा सा बेंड होगी, तो फिर 90 डिग्री पे कोरियोलिस फोर्स काम करेगा, तो हवा थोड़ा सा और बेंड हो जाएगी। फिर कोरियोलिस फोर्स 90 डिग्री पे काम करेगा, हवा थोड़ा सा और बेंड हो जाएगी। और फिर कोरियोलिस फोर्स 90 डिग्री पे काम करेगा, हवा जो होगी सीधी हो जाएगी, ठीक है। हवा जो होगी सीधी हो जाएगी। और जब कोरियोलिस फोर्स 90 डिग्री पे ही काम कर रहा है, और ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, एक दूसरे को, ये दोनों लोग जो है, ये एक दोनों मतलब ये दोनों लोग, यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करने लगते हैं। इसी हवा को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है जियोस्ट्रॉफिक विंड। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो मैंने आपको ये पूरी कहानी बता दी है, जियोस्ट्रॉफिक विंड होता है। अब आइए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था अपर लेवल फिनोमिना है। बिल्कुल सही बात है, नीचे नहीं हो रहा है, नीचे अलग चीज हो रहा है, ऊपर अलग हो रहा है, ठीक है। हवा के ऊपर, एटमॉस्फेयर के ऊपर लेवल की फिनोमिना है। दे आर सब्जेक्टेड टू टू फोर्स। पहला क्या था, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और दूसरा क्या था, कोरियोलिस फोर्स। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स लिखा भी है। व्हेन द फोर्सेस बैलेंस, ठीक है, जब फोर्स बैलेंस करती हैं, ठीक है। अब ये हवा जो है, ये हो गया आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और ये हो गया कोरियोलिस फोर्स। ये एक दूसरे को बैलेंस करती हैं एट राइट एंगल। व्हेन द फोर्स बैलेंस, एयर मूव्स एट राइट एंगल। एयर मूव्स जो होती है वो राइट एंगल, यानी कोरियोलिस फोर्स की बात कर रहा है। 90 डिग्री पे राइट एंगल पे मूव करती हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के, पैरेलल टू द आइसोबार। पैरेलल टू द आइसोबार का क्या मतलब है, ये आइसोबार ये ऐसा चल रहा है, ये आइसोबार ये ऐसा चल रहा है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं है। पैरेलल का मतलब दो लाइन एक दूसरे से कभी मिलती नहीं, इसको पैरेलल बोला जाता है। तो इस जो ये हवा जो है, ये किस टाइप की विंड है, तो ऑब्वियसली यस, किसकी विंड है, जो है वो जियोस्ट्रॉफिक विंड की बात हो रही है। तो इस तरह से जो मैंने है आपको बता दिया कोरियोलिस फोर्स, और आपको जियोस्ट्रॉफिक विंड बता दिया। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, होप सो आप कर पाएंगे। बात समझ में आ गई। अगले वीडियो में मिलेंगे और वोल्केनो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है।
बात समझ में आएगी। ये वोल्केनो किस टाइप का वोल्केनो है, ये वोल्केनो किस टाइप का वोल्केनो है, इसको किस टाइप का वोल्केनो बोलते हैं, इसको किस टाइप का बोलते हैं, इसको किस टाइप का बोलते हैं। तो अगले वीडियो में आपसे हम बात करेंगे। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।